गीता और उसकी बेटी दीपा खेतों में मजदूरी किया करती हैं। एक दिन दोनों खेतों में काम कर रही थीं कि तभी कुछ दूर से एक रेलगाड़ी आती दिखाई देती है। रेलगाड़ी को आते देख गीता उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम रेल को देखकर रोने क्यों लगी? भैया की याद आ गई क्या? पता नहीं वह कौन सी रेल होगी जो मेरे मोहन को लेकर आएगी। मोहन गीता का बेटा और दीपा का बड़ा भाई कुछ साल पहले उनके मना करने पर भी घर छोड़कर शहर चला गया था। गीता ने कहा था, बेटा गांव में ही कोई मजदूरी कर लेना, वहां शहर जाकर क्या कमा लेगा। पैसा कमा कर लाऊंगा माँ, शहर में बहुत पैसा है। तुम दीपा का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। यह कहकर मोहन रेलगाड़ी में बैठकर शहर चला गया था और फिर कई सालों बाद भी वापस नहीं लौटा। इसीलिए जब वे शहर की तरफ से आने वाली रेल देखती तो उन्हें मोहन के आने का भ्रम सताने लगता था। गीता ने कहा, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। मैं रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई घर लौट आए। देखना, एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। एक दिन दीपा मंदिर में जाती है तो भगवान के सामने रोते हुए विनती करती है, हे भगवान, मेरे भाई को वापस ला दो। उसके लिए अम्मा दिन रात तड़पती रहती है। दीपा को यूं रोते देखकर मंदिर के पुजारी ओंकार को उस पर बहुत तरस आता है और वह दीपा को लड्डू गोपाल देते हुए कहते हैं, बेटी रो मत, तुम ये लड्डू गोपाल अपने घर ले जाओ और इसकी मन लगाकर सेवा करो। दीपा ने पूछा, उससे क्या मेरा भाई घर लौट आएगा पुजारी चाचा? हाँ, लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हारा भाई अवश्य घर लौट आएगा। यह सुनकर दीपा के उदास चेहरे पर खुशी के फूल खिल जाते हैं और वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ जाती है। दीपा लड्डू गोपाल घर में बने छोटे से मंदिर में रखते हुए कहती है, सुनो मेरे लड्डू गोपाल, मैं तुम्हें नहलाऊंगी, सजाऊंगी, खिलाऊंगी और हर रोज तुम्हारी आरती उतारूंगी। बस तुम मेरे भाई को लौटा देना। लौटा दोगे ना लड्डू गोपाल? दीपा को लड्डू गोपाल से ये बातें करते सुन गीता कहती है, अरे हमारी तरफ से तो भगवान ने भी कान बंद कर लिए हैं। अब भगवान से ही भरोसा उठने लगा है बेटी। ऐसा मत कहो अम्मा, मैं अपने लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करूंगी कि मोहन भैया जहाँ भी होंगे लड्डू गोपाल कान पकड़ कर ले आएंगे। हाँ। दीपा लड्डू गोपाल की भक्ति में ऐसी लीन हो जाती है कि उसे हमेशा उसी का ख्याल रहने लगता है। सुबह शाम नहलाती, सजाती संवारती, भोग लगाती और बड़े ही प्यार से सुलाती जगाती। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की। यह कहते कहते दीपा अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है और कहती है, माँ माँ, देखो तो मेरे लड्डू गोपाल कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे लगता है तू अपने लड्डू गोपाल की भक्ति में खो गई है, इसीलिए तो तुझे लड्डू गोपाल हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। मुझे लड्डू गोपाल में अपने मोहन भैया दिखाई देते हैं अम्मा। यह सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, अरे मैं तो अभागी हूँ ही, तू भी भागो वाली ना है बेटी। भाई होते हुए भी बिन भाई की ही बहन है। ऐसा मत बोलो अम्मा, मेरे लड्डू गोपाल मुझे बिना भाई की बहन कभी ना रहने देंगे। अरे रहने दे, कुछ नहीं होने वाला। समय बीतता जाता है और रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सब बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हैं, मगर दीपा उदास खड़ी उन्हें देखती रहती है। क्या हुआ बेटी, ऐसी रोनी सूरत क्यों बनाई है? तू राखी खरीद ले। पर मैं राखी बांधूंगी किसे माँ? भैया तो यह कहते कहते दीपा फपक फपक कर रोने लगती है। अरे अरे रोती क्यों है?
क्या तुझे अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा नहीं रहा? तू अपने लड्डू गोपाल को भाई मानकर उसकी कलाई पर राखी बांध बेटी। लड्डू गोपाल का नाम सुनते ही दीपा के तन मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो कहती है, तुम ठीक कहती हो माँ। जब तक मोहन भैया वापस नहीं आते, मैं इस वृंदावन के मोहन को ही अपना भाई मानूंगी। यह कहकर दीपा खुशी खुशी राखी की दुकान पर जाती है और लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सी राखी खरीद कर लाती है। फिर राखी के दिन लड्डू गोपाल की कलाई पर राखी बांधते हुए उनसे विनती करती है और कहती है, सुन रे लड्डू गोपाल, मैं तुझे अपना भाई मानकर राखी बांध रही हूँ। इस राखी की लाज रखना और मेरे मोहन भैया को जल्दी ही घर ले आना। समय बीतता जाता है और एक दिन मंदिर के पुजारी पंडित ओंकार गीता से कहते हैं, भाभी, दीपा जवान हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। एक बेटा था, वो भी न जाने कहाँ चला गया। घर में कोई मर्द हो तो दीपा के लिए कोई लड़का ढूंढे ना। निराश ना हो भाभी, भगवान सब भली करेंगे। एक दिन दीपा मंदिर में भगवान की पूजा करके बाहर आती है तो दंग ही रह जाती है। उसे सामने से मोहन आता दिखाई देता है। मोहन को देखते ही दीपा खुशी से पागल हो उठती है और भागकर मोहन के गले लग जाती है और कहती है, तुम आ गए भैया। तुमने आने में इतने साल क्यों लगा दिए? तुम्हारी शादी करने के लिए पैसे जोड़ने में लग गए इतने साल। बताओ, माँ कैसी है? खुद ही चलकर देख लो भैया। मोहन के घर वापस आते ही गीता और दीपा दोनों की तो जैसे जिंदगी ही बदल जाती है। दीपा अपने लड्डू गोपाल का बार बार रह रह कर धन्यवाद करती है और कहती है, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है लड्डू गोपाल। तुमने मुझे मेरे मोहन भैया से मिला दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान उम्र भर नहीं भूल सकती। कुछ दिन बाद मोहन दीपा के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है और उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। गीता मोहन से कहती है, बेटा, तूने शादी की तैयारियां तो शुरू कर दी, पर क्या तेरे पास पैसा भी है? तो मोहन ने कहा, मेरे पास तो पैसे के खजाने भरे हैं अम्मा। देखना, मैं दीपा की शादी कितनी धूमधाम से करता हूँ, सारा गांव देखता रह जाएगा। यह सुनकर गीता हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, कैसे बोल रहा है यह लड़का, जैसे कोई धन्ना सेठ हो। कहीं कर्ज तो नहीं लिया इसने। यही सोचकर गीता मोहन से कहती है, देख बेटा, कहीं से कर्ज तो नहीं उठाया तूने? कर्ज उठाकर शादी में धूमधाम मत दिखाना, बोल देती हूँ। हाँ, मैं कर्ज लेता नहीं हूँ अम्मा, मैं कर्ज से मुक्ति दिलाता हूँ। गीता को मोहन की बातें कुछ अजीब सी लगती हैं, मगर वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद दीपा की शादी होती है तो मोहन उसे महंगी महंगी चीजें खरीद कर देता है। बहुत बड़ी जगह में टेंट लगवाता है और बड़ी ही शानदार सजावट करवाता है। पूरे गांव को शादी के भोज में बुलाता है। गांव वाले शादी की रौनक देख दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। गांव वाले कह रहे हैं, अरे वाह, मोहन ने तो बहन की शादी में जमकर खर्च किया है। हमारे गांव में पहले कभी ऐसी शादी नहीं देखी। बड़े भागों वाली है दीपा, जो मोहन जैसा भाई पाया। सेठ है मोहन तो सेठ, इससे अमीर तो आसपास के गांव में भी कोई ना होगा। शादी की पूरी चहल पहल थी और फेरों का समय हो चला था। दीपा के फेरे पूरे होते ही दीनू भागते हुए आता है और गीता से कहता है, चाची, बाहर मोहन आया है। पर मोहन तो अपनी बहन के साथ खड़ा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये कोई और है चाची, मोहन नहीं है। तभी मोहन वहां आ जाता है और दो मोहन आमने सामने खड़े होते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाद में आने वाला मोहन गीता से कहता है, माँ, मैं हूं तुम्हारा असली मोहन। अरे, अगर तुम असली मोहन हो तो फिर यह कौन है? गीता के यह कहते ही पहले वाला मोहन हंसते हुए कहता है, मैं लड्डू गोपाल। मुझे दीपा के भक्ति भाव ने
उसका भाई बनने पर मजबूर कर दिया। यह कहकर मोहन साक्षात लड्डू गोपाल यानी वासुदेव श्री कृष्ण का रूप ले लेता है और वासुदेव कहते हैं, दीपा, अब तुम्हारा भाई आ गया है, इसलिए मुझे प्रस्थान करना होगा। आज के बाद तुम पर मेरी कृपा हमेशा बरसती रहेगी। तुम्हें जब भी कोई कष्ट होगा मैं चला आऊंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण दीपा और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजू और शालू दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं। किचन से मम्मी बुलाती हैं, शालू, यह गर्मा गर्म पकौड़ी ले जा। शालू प्लेट में पकौड़ी लाकर रखती है और अपने लिए पानी लेने जाती है। तब तक राजू उसकी सारी पकौड़ी अपनी प्लेट में डाल लेता है। शालू लड़ने लगती है, तूने मेरी पकौड़ियाँ क्यों ले ली? तो राजू उसकी चोटी भी खींच देता है। अब तो शालू भी उस पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। अंदर से उनकी माँ कमला कहती है, मैं तो तुम दोनों से तंग आ गई हूँ। तुम दोनों इतना लड़ते हो, जी में आता है कि मैं यह घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं। राजू थोड़ा लापरवाह है, शालू उतनी ही जिम्मेदार। रात में खा पीकर दोनों बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। भैया, अपना होमवर्क कर लो, वरना मैम बहुत डांटेंगी। राजू टीवी देख रहा है। वह होमवर्क नहीं करता और ऊपर से कहता है, डांटने तो मैम को, मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं तो टीवी देखूंगा, बाद में कर लूंगा। मैम तुमको क्लास में सबके सामने मारेंगी। हाँ, मारने दे, तुझे क्या, हर समय पीछे पड़ी रहती है। थोड़ी देर में राजू खर्राटे भरने लगता है। शालू उसे जगाती है, वह तब भी नहीं जागता। सवेरे दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो मैडम कहती हैं, सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क जमा करो। अब राजू डर जाता है। शालू अपनी कॉपी जमा करा देती है और राजू मन ही मन में मना रहा था, हे भगवान, आज पिटाई से बच जाऊं बस। मैडम होमवर्क चेक करके कहती हैं, वेरी गुड, राजू को एक्सीलेंट मिला है और शालू को गुड। मैडम की आवाज सुनकर वह चौंकता है और कहता है, अरे, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं था। जब तू सो रहा था तब मैंने कल रात में तेरा होमवर्क किया और बाद में अपना किया। तब तक मुझे नींद आने लगी थी, इसलिए मेरा वर्क उतना अच्छा वर्क नहीं हो पाया। राजू शालू को गले से लगा लेता है। राजू के पास पैसे नहीं होते हैं। वह कई दिनों से पापा से घड़ी के लिए जिद कर रहा है। एक दिन वह अपने पापा के साथ बाजार जाता है तो उसे अपने लिए एक घड़ी बहुत अच्छी लगती है। वह अपने लिए घड़ी ले लेता है और घर आकर शालू को दिखाता है। देख घड़ी शालू। शालू उस घड़ी को देखकर बहुत उदास हो जाती है और कहती है, मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती। तभी राजू अपनी जेब से घड़ी निकालकर उसे उसकी आंखों के आगे लहराता है और कहता है, देख बंदरिया, तेरे लिए तो मैंने पहले ली थी। शालू खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, सच, कितनी प्यारी है। लेकिन तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर कैसे लाया ये घड़ी? मैं जाते समय अपनी गुल्लक तोड़कर सारे पैसे ले गया था। शालू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजू अपनी गुल्लक कभी किसी को छूने नहीं देता था। एक एक रुपए के लिए लड़ने लगता था तो शालू उसे कंजूस बताती थी और आज वही राजू अपना एक एक रुपया शालू के लिए खर्च कराया था। राजू के मम्मी पापा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। समय बीत जाता है। राजू और शालू बड़े हो चुके हैं और उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। राजू की पत्नी सोनी बड़ी झगड़ालू है और वह शालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वह तो राजू के माता पिता को ही बहुत मुश्किल से खाना देती है। उधर शालू की सास जमुना बहुत निर्दयी और लालची है। हर समय वह शालू को ताने ही मारती रहती है।
मम्मी, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले दो। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं मायके में जाऊंगी भैया को राखी बांधने, तो वहाँ सब लोग क्या सोचेंगे? जैसे तेरे भैया ने पहले ही मेरा घर भरा रखा है। क्या रखा है उस कंगले के यहाँ? मैं तो नहीं जाने दूँ तुझे। देखती हूँ कैसे रमेश जाने देगा तुझे। कहीं नहीं जाने दूंगी। यहीं बैठो चुपचाप और चुपचाप घर का काम करो। जैसे कपड़े हैं वैसे ही पहनो। हमारे यहाँ कोई कारखाना नहीं खुला है। क्यों नहीं ले आती अपने मायके से? हाँ। मैं कैसे मांगू? भैया पर कितना खर्च का बोझ है। अकेले कमाने वाला है। मेरी शादी में ही पापा ने कितना कर्ज लिया था, वही भैया अब उतार रहा है। वह कहाँ से इतना लाएगा? भैया की बहुत बड़ी ममता है और हम लोग तो जैसे फालतू के हैं। मम्मी, क्यों बेकार परेशान कर रही हो शालू को? काफी कुछ तो दिया राजू भैया ने हमें। चुप बे जोरू के गुलाम। बिजनेस में तुझे इतना बड़ा घाटा हुआ है। सामने वाली पार्टी को अगर तू पैसा नहीं देगा तो तेरा सब कुछ जब्त हो जाएगा। ऐसे में वह थोड़ी मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा? रमेश अपनी माँ के अदब में चुप रह जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन जमुना शालू को राखी बांधने नहीं जाने देती तो शालू बीमार पड़ जाती है। रमेश उसकी दवा लेने के बहाने शालू को साथ लेकर उसके मायके पहुंच जाता है। राखी बांधकर शालू अपने घर जाने के लिए तैयार होती है तो राजू शालू से कहता है, बहन, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं मजबूर हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी सोनी बहुत खुश हो जाती है। शालू रमेश के साथ अपने घर आती है। अपने कमरे में आकर शालू जब अपना बैग खोलती है तो उसमें 2 लाख रुपए की गड्डियां देखकर चौंक पड़ती है। उसी के साथ एक पर्चा लिखा हुआ रखा है जो राजू ने उसके लिए लिखा था। प्रिय बहन, मैं सोनी के सामने मजबूर था, इसीलिए मैंने चुपके से अपना घर गिरवी रखा है और मैं ये तुझे रुपए दे रहा हूँ। तुझे पता है रमेश का घाटा हो गया है, मुझे उसके दोस्त ने बताया है। ये रक्षाबंधन का उपहार है। मेरी बहन, तू खुश रहे। शालू इस पत्र को पढ़कर बहुत रोती है। तभी रमेश आ जाता है। वो रमेश को पत्र और रुपए दिखाती है। रमेश को भी बड़ा पछतावा होता है। रमेश अब अपनी माँ से नहीं डरता और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम बहुत लालची हो। कल को मैं भी अपनी बहन के साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा, तब तुमको मालूम होगा। क्या मेरी बहन चाहेगी कि मैं अपना घर गिरवी रख दूं और उसकी ससुराल को दे दूं? यह सुनकर जमुना को तो झटका सा लगता है और वह कहती है, बेटा, मुझसे भूल हो गई। तब तक वे दोनों लोग देखते हैं कि शालू अपने कमरे में है ही नहीं। शालू सीधे उस सेठ के ही पास जाती है जिसके पास राजू ने अपना घर गिरवी रखा है। शालू कहती है, सेठ जी, ये रुपए लीजिए और मेरे भाई राजू का घर छोड़ दीजिए। सेठ जी भाई बहन का यह प्यार देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और शालू से कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक ऐसे भाई बहन नहीं देखे। बेटी, अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें बिना ब्याज ही उधार रुपए दूंगा। यह कहकर सेठ रसीद देते हैं और राजू का घर फ्री हो जाता है। शालू अपने भाई राजू के यहाँ पहुँचती है और उसको वह रसीद देती है, जिसे राजू अचंभे से देखता है और पूछता है, बहन, ये क्या है? भैया, अब मैं समझदार हूँ, बड़ी हूँ, समर्थ हूँ। अब तुम्हें पहले की तरह गुल्लक तोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले तुम गुल्लक तोड़ देते थे, अब क्या अपना घर भी तोड़ दोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? सोनी पास खड़ी हुई सब सुन रही है। अपनी ननद का यह प्यार देखकर उस दिन से वह भी बदल जाती है। तभी शालू के ससुराल से सभी लोग आ जाते हैं। अब सभी लोग बहुत खुश हैं और भाई बहन का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है।